कोमल की मम्मी के बार बार फ़ोन आ रहे थे कि वह किस समय मायके आने के लिए निकल रही है। हाँ मम्मी, बस आधे घंटे में निकलूँगी। 1 घंटे लगेंगे गुरुग्राम पहुँचने में। रास्ते में बहुत जाम मिलता है तो मेट्रो से आ जा। मम्मी वो अटैची और बैग भी है ना, इसलिए मैं कैब कर लिया। आप टेंशन मत लो, मैं आ जाऊँगी। ठीक है कोमल, आ जाना टाइम से, मैं खाना तैयार रखूँगी। कोमल फ़ोन पर कुछ और कहती, उससे पहले ही फ़ोन कट गया। कोमल मायके जाने की तैयारी करने लगती है। रिंकू और दिशा की गर्मियों की छुट्टियां थी, इस वजह से कोमल कुछ दिनों के लिए मायके रहने जा रही थी। मुझे ऑफिस के काम से न जाना होता तो मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ देता, पर बहुत अर्जेंट मीटिंग है आज ऑफिस की। वैसे मैं बीच में मिलने आ जाऊंगा और बाकी तुम मम्मी के घर रहकर आ जाओ, फिर हम बच्चों के साथ घूमने चलेंगे। कोमल खुश थी कि वो बहुत दिनों के बाद मायके रहने जा रही थी। बच्चे स्कूल और कामों की वजह से कोमल बहुत ज़्यादा थक गई थी और मायके में रहने जा रही थी। अब बच्चों की छुट्टियां भी थी, इसलिए कोमल कुछ दिनों के लिए मायके में रहकर आएगी। पर जब मायके पहुंची तो उसकी भाभी सुनैना घर पर नहीं थी। नानी माँ, मुझे मैंगो शेक पीना है। नानी माँ, मुझे मैंगो खाना है। हाँ हाँ बच्चों रुको, मैं अभी तुम दोनों के लिए मैंगो भी लाती हूँ और मैंगो शेक। दादी और नानी भी, मम्मी भाभी अपनी मम्मी के घर से कब तक आएगी? बस आने ही वाली होगी, मैंने उसे बता दिया था कि तुम आने वाली हो। अभी कोमल पूरी बात भी नहीं कर पाई थी कि सुनैना अपने 2 बच्चों चारू और दीपू के साथ आ जाती है। अरे माँ जी, फ्रिज के सारे आम काट कर अपनी बेटी को ही खिला दिया, फिर 1-2 छोड़े भी या नहीं? कैसी हो कोमल? नमस्ते भाभी, मैं ठीक हूँ। वो बच्चे मैंगो की जिद कर रहे थे ना। हाँ हाँ, आम का सीजन है और बच्चे अपने मामा के घर आए तो आम खाएंगे ही ना। ये देखो मम्मी ने पके हुए बढ़िया दशहरी आम खाने को दिए, पूरे 5 किलो है। अब देख लो पिछली गली में मेरा, फिर भी मम्मी पापा मुझे सामान देते रहते हैं, मैं कुछ ना कुछ ले जाती रहती हूँ, कभी खाली हाथ नहीं जाती। सुनना कोमल भी आम और लीची लेकर आई है, फ्रिज में रख दिए। अच्छा किया, वैसे भी आप कुछ दिन यहाँ रुकेंगे तो बच्चों को कुछ ना कुछ खाने को मांगते ही रहते हैं। अच्छा, मैं आम फ्रिज में लगा कर आती हूँ। सुनैना रसोई में चली जाती है और कोमल उस समय गुस्से में थी। मम्मी, यह वजह है कि मैं यहाँ आना पसंद नहीं करती हूँ। मेरा तो मन ही नहीं करता कि मैं इस बार छुट्टियों में मायके आऊँ। सुधीर तो बोल रहे थे कि कभी घूमने चलते हैं, मैंने ही उन्हें मना कर दिया था कि नहीं, पहले मैं कुछ दिन मम्मी के घर जाकर आऊँगी, इसके बाद घूमने जाएंगे। बहुत बड़ी गलती कर दी जो यहाँ आ गई। अगर भाभी का यही रवैया रहा ना तो मैं फिर कभी नहीं आऊँगी मायके। अरे सुनैना की बातों पर ध्यान मत दिया कर बेटा, वो तो ऐसी है, उसे समझ नहीं है कब क्या बोलना चाहिए। और यह घर मेरा है, तेरी माँ का है अभी, क्योंकि माँ जिंदा है इसलिए तू अपनी माँ के घर आई है, आराम से रहे। आज तेरे पापा जिंदा होते तो तेरे आने पर पलके बिछा देते। कोमल देखती है उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए कोमल उस समय चुप हो जाती है और बात को बदल देती है। मम्मी, भैया का न तो फ़ोन मिला न उन्हें कहना मेरे लिए बंगाली रसगुल्ले लेते आए, बहुत मन हो रहा है। तभी कोमल का भाई आ जाता है। अरे मुझे पता है तू आने वाली है, इसलिए मैं रास्ते में हलवाई से बंगाली रसगुल्ले लेता आया हूँ। यह ले तेरी पसंद के बंगाली रसगुल्ले, वो भी छोटे वाले। नमस्ते भैया, कैसे हो? थैंक यू, आपको याद था कि मैं आने वाली हूँ। हाँ, मम्मी ने सुबह बता दिया था कि तुम आने वाली हो। और जीजू कैसे हैं, सब बढ़िया? जी भैया, सब ठीक है। देसी घी लाई हो? मैंने बोला था देसी घी खत्म हो गया, लेते हुए आना। अरे यार, मैं भूल ही गया, सॉरी। काम की चीज़ तो तुम भूल ही जाओगे, जो मैंने बोली है। बहन के लिए रसगुल्ले लाना नहीं भूले, और देसी घी भी मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ। रिंकू और दिशा देसी घी के पराठे खाते हैं। कोई बात नहीं भाभी, पराठे की इतनी ज़रूरत नहीं है, बच्चे सादी रोटी भी खा लेते हैं और दाल चावल बने ना तो उसके साथ रोटी की ज़रूरत नहीं। नहीं,
मुझे सारी ज़िंदगी यह थोड़ी सुनना है कि बहन मायके आई के रहने आई और उसे उसके बच्चों को देसी घी खाने को नहीं मिला। जाओ रवि, आप लेकर आओ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। यह बात सुन तुम सीधे मुंह से भी बोल सकती थी, इतना घुमा फिरा कर क्यों बोली? उस समय रवि देसी घी लाने के लिए चला जाता है। सुनैना आगे पीछे तो ठीक रहती है, पर जैसे ही कोमल कभी रहने के लिए आ जाए तो ऐसा व्यवहार करती है। इसी वजह से कोमल मायके आना पसंद नहीं करती थी। वह तो सिर्फ अपनी माँ और भाई की वजह से ही मायके आई। माँ, इतना याद रखो, मैं बस आपके और भैया के मुंह के खातिर यहाँ आती हूँ, वरना भाभी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। कोमल का मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी भाभी सुनैना बहुत ही अटपटा व्यवहार कर रही थी। एक दिन सब लोग घूमने के लिए मॉल गए। पापा, हमें गेम खेलने हैं। हाँ पापा, चलो न गेम खेलते हैं। अभी नहीं बच्चों, थोड़ी देर में चलते हैं। पहले थोड़ा मॉल में घूम ले। ये मॉल कितना बदल गया है। पहले तो यहाँ छोटा सा था, लगता था, बड़ा किया है। हाँ, अभी तो बड़ा और बनेगा। मामा जी, कौन से खाने हैं? और मुझे आइसक्रीम अभी खिलाता हूँ। चलो सुनैना, आओ आइसक्रीम खा लेते हैं। रवि सबको आइसक्रीम लेकर देता है। रिंकू भी अपनी पसंद की कॉर्न्स और आइसक्रीम ले लेती है और सब लोग आइसक्रीम खाते हैं। चलो बच्चों, अब हम गेम खेलते हैं। चलो हम सब पर वहाँ पर गेम खेलेंगे। रवि जैसे ही सबको गेम पार्लर ले जाने लगता है तो वह देखता है कि आज गेम पार्लर बंद है। भैया, गेम पार्लर बंद है। जी, गेम पार्लर बंद है, काम चल रहा है। चलो बच्चों, अब तो गेम पार्लर बंद है, थोड़ा और घूम लेते हैं, फिर घर चलेंगे। रवि सबको घर ले आता है, पर घर आकर सुनैना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और रवि से बुरी तरह लड़ने लगती है। सुनना, तुम फिजूल की लड़ाई कर रही हो। मैं लड़ाई कर रही हूँ? मैं ये लड़ाई तुम्हारी बहन और उसके बच्चे की वजह से हुई है। तुम्हें जब चारू और दीपू ने बोला था कि पापा गेम पार्लर चलो, तो तुमने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही तुम्हारी बहन के बच्चों ने तुमसे आइसक्रीम और कॉर्न्स खाने की फरमाइश की, तुमने फ़ौरन खरीद दे कर दे दिए। तुम्हारी बहन तो चाहती यही है कि हम दोनों की लड़ाई हो। वह आती है और हमारे घर में कलेजे छिड़कर चली जाती है। चुप हो जाओ सुनैना। कोमल सारी बातें सुन रही होगी, उस पर क्या बीत रही है। तुम तो भीतर हो। कोमल इस घर की बेटी है, मेरी बहन है। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम पर क्या बीतेगी। सुनैना, थोड़ा होश में आओ। तुमने आज बहुत बोल दिया। कोमल सब कुछ सुन चुकी थी। कुछ देर बाद जब सुनैना शांत हो जाती है, रवि भैया, चारू और दीपू का एडमिशन की बात सुधीर जी ने स्कूल में कर लिया है। अब चिंता मत करो, अब इन दोनों का एडमिशन भी रिंकू और दिशा के स्कूल में हो जाएगा। छुट्टियों के बाद आपको एक फॉर्म फिल करना है, बाकी सारी बात सुधीर जी ने कर ली है। जीजू को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। वैसे मैं भी उन्हें पर्सनली फ़ोन कर दूंगा। इतने समय से एडमिशन की वजह से मैं बहुत परेशान था। सुधीर जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। कोमल वापस जा रही है। रवि, सुनैना की बातों से इसका मन बहुत दुखा है। हाँ भैया, अब मन बहुत दुख चुका है और आप प्लीज़ मुझे रोकना मत। मैं नहीं चाहती कि मैं आपके और भाभी के झगड़े की वजह बनूं। मेरी कैब आ गई है, मैं चलती हूँ। कोमल जैसे ही बैग उठाने लगती है, सुनैना उसका हाथ रोक देती है। कोमल, सॉरी, मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम्हारा मन दुखा। तुम हमारे लिए इतना सोचती हो और मैंने तुम्हें कितना कुछ गलत बोल दिया। ऐसे अचानक मत जाओ, सुधीर जी गलत सोचेंगे। कुछ दिन और रुक जाना। बच्चे बहुत मन से अपने मामा मामी के घर आए हैं। मैं ऐसा नहीं जाने दूंगी। मैं जानती हूँ मैंने गुस्से में बहुत गलत बोल दिया, पर मैं यह भी जानती हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। भाभी प्लीज़, आप मेरे से सॉरी मत बोलें। आप मुझसे बड़े हो। सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और मन की कड़वाहट खत्म हो जाती है। सुनैना और कोमल एक दूसरे के गले लग जाती है। सब कुछ ठीक हो जाता है, रिश्ते फिर से सुलझ जाते हैं। सुनैना ने अपनी गलती मानी और उसे एहसास हुआ कि जैसे वह अपने घर की बेटी है, वैसे ही कोमल इस घर की बेटी है
और अगर उसके साथ ऐसा होता तो उसे कितना दुख पहुंचता। इसलिए सुनैना ने अपने व्यवहार को बदला और रिश्तों में आने वाली दूरियां खत्म हो गई। और अगर उसके साथ ऐसा होता तो उसे कितना दुख पहुंचता। इसलिए सुनैना ने अपने व्यवहार को बदला और रिश्तों में आने वाली दूरियां को खत्म कर दिया। मायके का बंटवारा। कुछ दिनों से मीरा बहुत परेशान थी। उसकी शादी के बाद जब जब वह अपने मायके अपने भाई भाभीियों से मिलने के लिए जाती तो उसे खूब लाड़ प्यार करते थे, उसकी खूब खातिरदारी करते। पर कुछ समय से वह उनके नेचर में चेंज देख रही थी, इसलिए उसका मन भी बहुत उदास था। क्या हुआ बहू, तुम थोड़ी परेशान दिखाई दे रही हो? मुझसे कहो, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। माँ जी, शादी से पहले भैया भाभी मेरे से बहुत प्यार से बात करते थे, मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों का बहुत ख्याल रखते थे, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। पर शादी के बाद मैं जब भी उनसे मिलने जाती हूँ वो हम मुझसे ठीक से बात ही नहीं करते और यहाँ तक कि मुझसे मिलने भी नहीं आते और मुझे उन्होंने बुलाना भी बहुत कम कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से लोग मुझसे बात करने से कतराने लगे हैं? हो सकता है बहू यह तुम्हारे मन का वहम हो। पहले तुम उनके साथ रहती थी तो तुम्हें इस बात का तो एहसास नहीं होता था ना। अब तुम उनसे दूर हो इसलिए तो उन्हें ज़्यादा याद करने लगी हो, तभी तुम्हारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ उनके मन में होगा। एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहकर आ जाओ, इससे तुम्हारे मन का वहम भी दूर हो जाएगा और तुम्हारा उदास मन भी ठीक हो जाएगा। थैंक यू माँ जी, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ। मैं कल ही मायके रहने चली जाती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं उन्हें कुछ बताऊँगी नहीं, उन सबको सरप्राइज़ दूँगी। अगले दिन मीरा अपने भैया भाभी को सरप्राइज़ देने के लिए अपने मायके पहुँचती है, पर वहाँ पर तो ताला लगा रहता है। अरे, घर पर तो ताला लगा हुआ है। हो सकता है निशा भाभी और अलका भाभी कहीं बाहर गई हो। थोड़ा इंतज़ार कर लेती हूँ। एक काम करती हूँ, निशा भाभी को मोबाइल पर फ़ोन करती हूँ। मीरा अपनी बड़ी भाभी को फ़ोन मिलाती है और फ़ोन नहीं लग रहा था, तभी पड़ोसन उसके पास आती है। अरे मीरा बिटिया, कैसी हो? नमस्ते आंटी, मैं ठीक हूँ। आप बताएं, कुछ आइडिया है कि ये भाभी कहाँ गई हैं? वो सब तो घूमने के लिए विदेश गए हैं, 1 महीने बाद लौटेंगे। वो तुम्हारे भतीजे ऋषि का बहन ना वही मनाने के लिए गए हैं, ऋषि का बर्थडे मनाने गए हैं, मुझे बताया भी नहीं। आ जाओ बिटिया, यहाँ से आ जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं आंटी जी, मैं फिर कभी आऊँगी, अभी मैं चलती हूँ। नमस्ते आंटी। और मीरा के दिमाग में बहुत सी बातें चलने लगी। पूरे रास्ते कुछ ना कुछ सोचती रही। अजय भैया और विजय भैया तो कह रहे थे कि मेरी शादी के लिए उन्होंने कर्ज लिया है, उनके पास शादी के लिए पैसे नहीं हैं। पहले ही उनका काम अच्छा नहीं चल रहा था, बड़ी मुश्किल से मेरी शादी कर रहे हैं, पर विदेश ट्रिप में बर्थडे के लिए फिर उनके पास पैसे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि घूमने जा रहे हैं, वह भी देश से बाहर विदेश में। मुझे एक बार फ़ोन करके बताया तक नहीं। उलझन भरी बातें मीरा के दिमाग में चलती रही। जैसे ही वह वापस ससुराल पहुंची तो उसकी सास और पति दंग रह गए। अरे मीरा, तुम वापस आ गई? तुम तो भैया भाभी के घर रहने गई थी ना? क्या हुआ बहू, तुम लौट क्यों आई? भैया भाभी आउट ऑफ इंडिया गए हैं ऋषि का बर्थडे मनाने के लिए। सब लोग 1 महीने बाद लौटेंगे। मुझे एक बार भी फ़ोन करके दोनों भाई और भाभी ने बताया तक नहीं। मैं यही सोच रही हूँ कम से कम एक फ़ोन तो कर देते। हमसे तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास शादी के लिए पैसे नहीं हैं।
इसलिए अमित ने लोन लेकर पूरी शादी का खर्चा उठाया था। वैसे मुझे यह बात कहनी नहीं चाहिए बहू, पता नहीं तुम क्या सोचती हो, पर उन लोगों के पास विदेश घूमने के लिए पैसा कहाँ से आया, जबकि पूरी शादी तो हमने की है। यही देखते हुए कि उनके पास शादी के लिए पैसे नहीं है। यह तो तुम दोनों का लव मैरिज थी, इसी वजह से ना मैंने कुछ बोला नहीं, तुम्हारे ससुर जी ने और ना ही अमित ने। छोड़ो बिमला, यह सब कहने की क्या ज़रूरत है, बहू पहले ही बहुत परेशान है। यह सब बातें सुनकर यह और परेशान हो जाएगी। कोई नहीं, मीरा हमारी बहू है, हमारा खर्चा हो या इसका मायके वालों का, बात एक ही है। अगले 1 महीने तक मीरा के भाई भाभीियों ने एक भी फ़ोन नहीं किया। अचानक 1 महीने बाद एक दिन जब अपने पति अमित के साथ बाजार गई हुई थी, वहीं उसकी दोनों भाभियां उसे दिखाई दी। वह दोनों उनसे नज़रें चुराने लगी। सुनो, यह तो निशा भाभी और अलका भाभी है ना, इसका मतलब ये लोग विदेश से वापस आ गए हैं, पर इन्होंने आकर भी मुझे फ़ोन नहीं किया। चलो तो मैं बात करती हूँ। छोड़ो ना मीरा, जब उन्होंने ही तुम्हें याद नहीं किया तो तुम क्यों उनसे बात कर रही हो, रहने दो। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, ज़रा पूछूँ तो, वो मेरी भाभियाँ हैं, उनसे ये सब पूछने का तो मेरा हक बनता है। रुको, मैं अभी पूछती हूँ। मीरा जैसे ही अपनी दोनों भाभियों के पास जाने लगती है, उसकी भाभियाँ उसे देखकर इग्नोर करके चली जाती है। निशा भाभी, अलका भाभी, इधर आ। अरे, मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर यह माजरा क्या है। मैंने तुम्हें बोला था ना कि मत जाओ, देखो उन्होंने तुम्हें देखा भी नहीं, फिर भी नहीं रुकी। चलो अब घर चलते हैं। मीरा घर आकर सारी बात अपनी सास को बताती है। अब तो यह सब सुनकर मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें अनदेखा क्यों कर रहे हैं? कुछ दिन इंतजार करो, देखते हैं, क्या पता वह खुद फ़ोन कर ले। अगले कुछ दिनों तक मीरा ने वेट किया, फिर भी किसी का भी फ़ोन उसके मायके से नहीं आया। एक दिन मीरा अपनी सास के साथ किसी काम से बाजार से लौट रही थी, तो रास्ते में उसे अपने पापा के खास वकील दोस्त मिस्टर शर्मा मिल गए, जिनसे उसे एक ऐसी बात पता चली कि जिसे सुनकर वह और उसकी सास हैरान रह गई। मुझे तो हैरानी हो रही है मीरा बिटिया कि तुम्हारे दोनों भाइयों ने बंटवारे का हिस्सा तुम्हें नहीं दिया, जबकि तुम्हारे पापा तो 3 हिस्से करके गए थे। उन्होंने तुम्हारी वसीयत में यही लिखा था कि तीसरा हिस्सा तुम्हारी शादी और तुम्हारे दूसरे खर्चों के काम आएगा। पता नहीं अचानक से तुम्हारे दोनों भाइयों ने मुझे मना कर दिया और मेरी जगह किसी और वकील को हायर कर लिया। मुझे बात ही समझ नहीं आई। अब मैं क्या बोलता कि मुझे क्या हटा रहे हो, मेरा बोलना भी सही नहीं था। पर मैं यह तो कहूँगा बेटी कि तुम्हें अपने हक का पैसा लेना चाहिए। वो तुम्हारे पापा का आखिरी इच्छा थी कि तुम्हें भी बंटवारे का हिस्सा मिले। मुझे कहना तो नहीं चाहिए था, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई भाभीियों ने तुमसे बेईमानी की है। मैं यकीन नहीं कर सकती कि मेरे अपने सगे भाई मेरे साथ ऐसा करेंगे। वकील अंकल, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं अपने हिस्से से पैसे अपने भाई भाभीियों से ले सकूं। एक बार तो कहते तो सही कि बहन, हम तुम बंटवारे का हिस्सा नहीं देना चाहते, तो मैं हंसते हंसते वो पैसे उन्हें दे देती। अरे, मैं तो उनकी सगी बहन हूँ, वो मुझसे जान भी तो मांगते तो मैं दे देती, पर उन्होंने मुझसे इस वजह से झूठ और बेईमानी के सहारे बर्ताव किया है, वो माफ़ी के लायक ही नहीं है। प्लीज़ अंकल, मुझे किसी भी तरह अपने भाइयों से अपना हिस्सा लेना है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। मीरा, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मैं और बाकी घर के लोग भी तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच। मुझे पता ही कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। आपने खुद ही सारी शादी का खर्चा उठाया था, यह बात तो मैं कैसे भूल सकती हूँ। अब मैं अपने भाई और भाभीियों से अपने पापा की जायदाद का हिस्सा ज़रूर लूँगी जो वो मेरे लिए छोड़कर गए हैं।
वकील मिस्टर शर्मा की हेल्प से मीरा को अपने पिता की जायदाद में से तीसरा हिस्सा मिल जाता है जो है उसके नाम करके गए थे। मीरा को इस बात का दुख था कि उसके भाई पैसों के लिए उसके साथ गलत हो गए। आज से मेरा कोई मायका नहीं है। भूल जाना कि आपकी कोई बहन भी थी। ऐसा मत कहे मीरा, हमसे गलती हो गई। हाँ मीरा, पैसों के लालच में हम अंधे हो गए थे। नहीं भैया, अब बहुत देर हो चुकी है। प्लीज़ अब आप मुझसे कभी भी कोई वास्ता मत रखना। थैंक यू शर्मा अंकल, आपने मेरी बहुत हेल्प की। मीरा की आंखों में आंसू थे। उसने हमेशा के लिए अपने भाइयों से मुंह मोड़ लिया। शायद उसके भाई भाभीियों को लिए यही सबसे बड़ी सज़ा थी।